नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद विसाल आजम और आप देख रहे हैं खबर खास। खबर सबसे खास यही है, पूरे मुल्क में इन दिनों अगर कोई सबसे बड़ी चर्चा है तो वो यही है कि चुनाव में क्या होगा। 5 रियासतों में, जिनमें से एक पुडुचेरी मरकज के ज़ेर इंतजाम रियासत है, 5 रियासतों में इंतखाबात होने हैं। हालांकि ये रियासतों के इंतखाबात हैं, वहां की असेंबलियों के इंतखाबात हैं और वहां के लिए वजीर आला कौन होगा इसका इंतखाब किया जाना है। वहां के लिए सरकार रियासत की किसकी होगी इसका इंतखाब किया जाना है। लेकिन बरसर इक़्तिदार जमात जो मरकज में है और अलग अलग रियासतों में जो जमात बरसर इक़्तिदार है, उसके तमाम बड़े लीडर लगातार इंतखाबी तशहीर कर रहे हैं और चुनावी तशहीर पूरे शबाब पर है। खासतौर से बंगाल में नरेंद्र मोदी जो वजीर आजम है, वो खुद भी इतना वक्त दे रहे हैं, लोगों से करीब जा रहे हैं और ये बता रहे हैं किस तरह से मरकज की स्कीम रियासतों के लिए जो है उनमें कहीं कहीं उसकी रफ्तार सुस्त है और कहीं ज्यादा है। तो कैसे अगर डबल इंजन की सरकार हो जाएगी, यानी कि मरकज में भी एक पार्टी की सरकार और रियासत में भी, तो किस तरह से इसका फायदा पहुंचेगा, यह बंगाल की आवाम को वो समझाने की कोशिश आज भी कर रहे थे। दूसरी तरफ लगातार ममता बनर्जी भी सियासी रैलियां कर रही हैं, इंतखाबी तशहीर कर रही हैं, रोड शोज कर रही हैं। ज्यादातर वो पैदल यात्रा करती है, पैदल मार्च करती हैं। उन्होंने भी लगातार निशाने पर बीजेपी को ले रखा है। समझ में लोगों की यह बात नहीं आ रही है कि जो पार्टी बीजेपी 294 में से महज 3 सीटें पिछले इंतखाब में लाती है, क्या वो वाकई इतनी ताकतवर हो गई है बंगाल में, या बंगाल में क्या वाकई उसके इतने फॉलोअर्स हो गए हैं कि वो इस बार के इंतखाब में खुद को इख्तिदार का दावेदार समझ रही है। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि अब फिर से जो लिस्ट जारी हुई है बीजेपी की तरफ से, उसमें फिर ऐसे कई नाम हैं जो मेंबर पार्लियामेंट हैं। जो मेंबर पार्लियामेंट हैं उन्हें रिजाइन करवाकर उनसे असेंबली के लिए इंतखाब लड़ने की जो ये कोशिश है और ये जो एक स्ट्रैटेजी है, इस पर भी काफी सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये हिकमत अमली वाकई ममता बनर्जी को कहीं ना कहीं दिन में तारे दिखा देगी। सब कुछ डिपेंड करता है नतीजों पर। हम आपको पहले 2 तस्वीरें दिखाते हैं और ये 2 तस्वीरें आप देखिए इंतखाबी तशहीर की, यानी एक तरफ ममता बनर्जी हैं तो एक तरफ वजीर आजम नरेंद्र मोदी हैं। वो वजीर आजम हैं लेकिन अपने पार्टी के नुमाइंदों की तशहीर के लिए वहां गए हैं। वो इस वक्त बीजेपी के एक बड़े लीडर के तौर पर अवाम के बीच मौजूद हैं और वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से बीजेपी ने मुल्क के लिए बेहतरी की है। वो ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर बीजेपी को आप चुने तो कैसे फायदा होगा। वहीं दूसरी तरफ लगातार ममता बनर्जी भी जब उनके पांव में चोट लगी थी, जब वो जख्मी हुई थी, उसके बाद से लेकर लगातार वो तशहीर कर रही हैं। 2 दिन ऐसा रहा था जब वो अस्पताल में थी, तीसरे दिन उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया था। तीसरे या चौथे दिन, मतलब उसको घंटों में देखेंगे तो वो चौथा दिन हो जाता है। लेकिन उसके बाद ममता बनर्जी ने इंतखाबी तशहीर रोका नहीं है, चूंकि ममता बनर्जी अपनी पार्टी टीएमसी की वाहिद स्टार प्रचारक है, जिसे कह सकते हैं स्टार कैंपेनर है, और इसलिए उन्हीं पर पूरा दारोमदार है टीएमसी के कैंपेन का। लेकिन वजीर आजम नरेंद्र मोदी जो पार्टी के एक बड़े लीडर के तौर पर पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, वो वहां पर जब अवाम के बीच इंतखाबी तशहीर कर रहे हैं तो वहां पर वो पार्टी के एक लीडर हैं और वो वहां तशहीर में बता रहे हैं किस तरह से ममता बनर्जी के रहते हुए क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो बंगाल की अवाम उससे पीछे रह गई, बंगाल किस तरह रफ्तार में, तरक्की की रफ्तार में पीछे रह गया, ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल इसी बात को लेकर है कि क्या ये वजीर आजम बनाम वजीर आला की जंग है? क्या ये एक ऐसी जंग है जिसमें वजीर आला कौन होगा बंगाल का? एक तरफ टीएमसी के पास चेहरा है तो बंगाल के पास चेहरा नहीं है, ऐसे सवाल भी लोग उठा रहे हैं। लेकिन इसी के साथ साथ इंतखाबी तशहीरी मंच से जुबानी हमले तो हो ही रहे हैं। सबसे जो फिक्र करने वाली बात है, फिक्रमंदी की बात वो ये है कि जो जमीन पर, यानी असेंबली हलकों में, गांव में, रिमोट एरियाज में, नंदीग्राम में या 24 परगना में, इन जगहों पर टीएमसी और बीजेपी के जो पार्टी कारकुन हैं वो आपस में भिड़ रहे हैं। इसकी भी 2 तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। हमारे पास 2 तस्वीरें देखिए। ये 2 तस्वीरें ऐसी हैं जिसमें टीएमसी और बीजेपी के कारकुन आपस में भिड़े हैं। जो आप पहली तस्वीर देख रहे हैं वो पहली तस्वीर है 24 परगना की, और 24 परगना में ही
अर्जुन सिंह जो बीजेपी के एमपी हैं, उनका अपना आबाई जो घर है कह सकते हैं या वतन है वो है, तो वो थोड़ा रिमोट इलाका है और अर्जुन सिंह के घर के करीब तकरीबन बताया जा रहा है कि 12 से 15 बॉम्ब फटे हैं और उसके बाद पुलिस की टीम वहां पहुंचती है, सर्च ऑपरेशन करती है। पुलिस के जो आला अफसर है वो ये कहते हैं जो वहां पहुंचे थे कि टीएमसी और बीजेपी दोनों पार्टियों के लोग आपस में भिड़ गए थे और दोनों ने एक दूसरे पर इस तरह से हमले किए हैं। जो दूसरी तस्वीर बाईं तरफ आप देख रहे हैं, ये बाईं तरफ वाली तस्वीर नंदीग्राम की है, वही नंदीग्राम जहां से शुभेंदु अधिकारी जो कुछ महीनों पहले तक टीएमसी में थे, कुछ महीनों पहले तक ममता बनर्जी का दायां हाथ हुआ करते थे। शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम से बीजेपी के टिकट पर है और ममता बनर्जी ने उनके चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए नंदीग्राम से खुद को एज ए उम्मीदवार के तौर पर पेश किया है। लेकिन नंदीग्राम में झड़पें लगातार जारी हैं बीजेपी और टीएमसी कारकुनों के बीच। तो एक तरफ ये सवाल उठ रहा है कि एक दौर था जब लेफ्ट और टीएमसी के कारकुन आपस से भिड़ते थे, अब ये देखा जा रहा है कि टीएमसी और जो बीजेपी उसके कारकुन आपस से भिड़ रहे हैं। यही से सवाल ऐसा लोगों को लगता है कि क्या वाकई रेस में टीएमसी या फिर बीजेपी है? क्या इंतखाब के बाद इख्तिदार की रेस में क्या लेफ्ट और कांग्रेस का जो अलायंस है वो कहीं मंजर आम पर नहीं है? कई सवाल ऐसे उठ रहे हैं। तो बमबारी भी हो रही है और जो सियासी इंतखाबी मंच है वहां से जो है जुबानी हमले यानी जुबानी हमले किए जा रहे हैं, जोरदार तरीके से किए जा रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर बंगाल का खास तौर से ये इंतखाबी जो जंग है वो नतीजे तक किस तरह पहुंच पाएगा। हमारे साथ इस खास मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए कुछ मेहमान हैं और हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल वो इसे कैसे देखते हैं। हमारे साथ दानिश इकबाल हैं, बीजेपी के तर्जुमान हैं, हमारे साथ इबादुल्ला हैं और खालिद इबादुल्ला वो टीएमसी के तर्जुमान हैं। आप दोनों का बहुत बहुत इस्तकबाल है और शबाना एजाज हमारी नुमाइंदा शबाना भी मौजूद हैं। सबसे पहले मैं शबाना आपके पास आ रहा हूं सिर्फ ये जानने के लिए कि मंच तो इस्तेमाल हो ही रहा है हरीफ पार्टी लीडरों पर जुबानी हमलों के लिए, जमीन पर क्या सूरत हाल है? बंगाल अगर 294 असेंबली हलकों का जिक्र करें तो 294 में ऐसे कितने हलके हैं जहां पर सीधे तौर पर टीएमसी और बीजेपी के कारकुन एक दूसरे से भिड़ रहे हैं? देखिए, अगर बंगाल की सियासत की बात करें कि जिस तरह से बंगाल में असेंबली चुनाव हो तो वो दावेदारी पेश कर रही है और बीजेपी के बड़े लीडरान जिस तरह से आप देखें कि कैलाश विजयवर्गीय बार बार कह रहे हैं कि 200 से ज्यादा सीटें जो है वो बंगाल में जीत कर आएंगे। तो ऐसे इन हालात में आप कह सकते हैं कि पूरे 294 सीटों पर जो है वो मुकाबला सख्त है और एक तरफ टीएमसी है, दूसरी तरफ बीजेपी है और तीसरी तरफ जो अलायंस है लेफ्ट कांग्रेस और जो सेकुलर इंडियन सेकुलर फ्रंट है उनका जो अलायंस है वो भी अपने तौर पर मैदान में है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जिस तरह से बंगाल की सियासत में बयानबाजी शुरू हुई है, खासकर आज आप अगर वजीर आजम के बंगाल दौरे को देखें, पुरुलिया में उन्होंने जो इंतखाबी जलसे से खिताब किया तो बिल्कुल बांग्ला जुबान में कहा और जिस तरह से ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस जो नारा लगा रही है कि बंगाल के जो है वो बेटी को चाहता है कुछ मिलेगी, तो इस तरह के कई नारे थे जो बांग्ला जुबान में हमने आज वजीर आजम के जुबान से सुना। तो जवाबी हमले जो है वो शुरू हो चुके हैं और सख्त तरीन जो है ये जवाबी हमले हैं कि दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के आमने सामने हैं और एक दूसरे से जो है वो जो इक़्तिदार की जंग है वो जीतने और छीनने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इक़्तिदार की जंग है वो जीतने और छीनने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन सब के साथ हम लेफ्ट कांग्रेस और आईएसएफ का जो अलायंस है इसे भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन इन सब के साथ साथ जो सियासी सरगर्मियां, एक दूसरे पर बयानबाजी और उसके साथ साथ जो हालात कशीदा हो रहे हैं, आज नंदीग्राम में हमला हुआ, अगर आपको याद होगा कि जो रियासती वजीर थे जाकिर हुसैन उन पर जो है बम धमाका उनको टारगेट करके बम धमाका किया गया। तो ये एक अजीब तरह की जो सियासत है वो देखने को मिल रही है। शबाना, आप हमारे साथ लाइन पे बने रहे। हमारे साथ बीजेपी से दानिश इकबाल हैं और खालिद इबादुल्ला टीएमसी से हैं। खालिद, मेरा सवाल सीधा यही है, क्या इंतखाब जो बंगाल की जो इंतखाबी जंग है वो वाकई उस तरह की जंग है जिसमें जमीन पर खून के निशान देखे जाएंगे?
जी खालिद। यही सोचती है कि कैसे भी करके हम सत्ता को दखल कर लें, चाहे वो खून का धब्बा देखने को मिला हो या चाहे लाश पे चढ़ के जाना हो, इनका काम है दखल करना सत्ता को। जी दूसरी बात, आपने शबाना भी कह रही थी और आपने भी कहा कि नरेंद्र मोदी एक बड़े चेहरे हैं, वो चेहरे रूप में आकर बंगाल में प्रचार कर रहे हैं, बड़े प्रचारक हैं। मैं मानता हूं बड़े अच्छे ऑरेटर हैं और अच्छा बोलते हैं, बंगाली कोशिश कर रहे हैं बांग्ला भाषा का बोलने के लिए। हम लोग भी चाहेंगे कि वो सीख ले थोड़ा तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा कि आज तक अभी तक बंगाल का बंगाली चेहरा इनको नजर नहीं आ रहा है, इसलिए वो वहां से आकर यहाँ पे वो प्रचार कर रहे हैं, बड़ी जोर धूम और शोर से प्रचार करने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में पार्लियामेंट में ये भी बिल पास करवा ले सकते हैं मोदी जी के 1 मैन 2 पोस्ट, 1 मैन 2 पोस्ट को भी करवा लेंगे कि प्रधानमंत्री हिंदुस्तान का रहेंगे और बंगाल के चीफ मिनिस्टर भी वो रहेंगे। जैसा लग रहा है मुझे, देखने से यही लगता है। बात रही कि आज नहीं अभी बात रही नहीं, मैं इसी पे थोड़ा रिएक्शन ले लेता हूं दानिश इकबाल से। दानिश, बंगाल में चुनाव जो है वो वजीर आला के लिए हो रहा है, रियासत के लिए हो रहा है, तो जो टीएमसी के लीडर कह रहे हैं कि वजीर आजम चेहरे के तौर पर बार बार वहां रैली अगर करेंगे तो बीजेपी के पास अपना चेहरा आखिर है क्यों नहीं सामने लाती वो वजीर आला का चेहरा। दानिश, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं। उनके नेतृत्व में देश में जो है लगातार 6 वर्षों से जन कल्याण के काम हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के पास कार्यकर्ता हैं, इसलिए जहां जहां चुनाव होते हैं वहां वहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपनी पार्टी की जीत के लिए जाते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप छोटी पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी है, आपके पास एक ही चेहरा है, एक ही प्रदेश तक जो है वो सीमित है, तो आप वहीं तक रहते हैं, आप दूसरे राज्य में नहीं जाते हैं। लेकिन जो बड़ी पार्टियां होती हैं, के बड़े चेहरे होते हैं, वो पूरे देश में जाते हैं चुनाव प्रचार करने के लिए। इसमें कोई नई बात नहीं है। और प्रधानमंत्री तो लगातार बिहार में भी चुनाव था, वहां भी गए थे, उत्तर प्रदेश में चुनाव था, वहां भी गए थे। जहां तक चेहरा का सवाल है, पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने साफ कर दिया है कि कोई भी बंगाल का ही जो है सपूत होगा, वही बंगाल का मुख्यमंत्री बनेगा। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि चुनाव जो 2 मई को नतीजे आएंगे उसमें भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। और जब सरकार बनेगी तो आपको दिख जाएगा कि चेहरा कौन होगा, बंगाल से ही होगा। इसमें कहीं किसी को कोई जो है गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। खालिद इबादुल्लाह, क्या आपको जवाब मिल गया? गलतफहमी आखिर आपको क्यों, और आपको क्यों फिक्र है कि क्यों कौन चेहरा होगा? सवाल इस बात को लेकर दानिश उठा रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब 2014 से पहले इलेक्शन की प्रचार कर रही थी तो भारतवर्ष के लिए हमारे इस बार मोदी सरकार, इस बार मोदी सरकार, इस बार मोदी सरकार, तो उन्होंने 2014 में तो प्रचार किया था, वो चेहरा क्यों लाए थे? आपने बिहार के बारे में कहा, इन्होंने बिहार के बारे में कहा, इसलिए मैं कह रहा हूं कि बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार जी को सामने रख के किया था। तो उनसे पूछिए ना, बंगाल में चेहरा कौन है, क्यों नहीं वो चेहरा डाल रहे हैं? और मुख्यमंत्री का चेहरा डालने से उनको क्या नुकसान हो जाएगा या उनके पास नहीं है? ये जवाब तो देना होगा। जनता ये पूछ रही है, जनता ये जानना चाह रही है कि आपके पास मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं, आप मुख्यमंत्री का इलेक्शन लड़ रहे। अरे ममता बनर्जी खुद यहाँ पे मुख्यमंत्री का चेहरा है, इसलिए वो हर जगह जा रही है। वो तो कहीं गुजरात में जाके इलेक्शन करने के लिए नहीं बैठी है, या फिर महाराष्ट्र में या दिल्ली में जाके नहीं प्रचार कर रही है। वो तो अपने बंगाल की एक शेरनी है और बंगाल की जख्मी शेरनी है। जो आज उनको जख्म दिया गया है, वो 2 तारीख को इनको ही पता चल जाएगा कि कैसा खुलेगा, क्या सिनेरियो होगा और बीजेपी को कहां से कहां चल पहुंचना होगा। इसी जख्म से बात याद आ रही है, 24 परगना में बमों की बारिश होती है, 15 बम फेंके जाते हैं। पुलिस का कहना है कि दोनों पार्टियों के लोग आपस से भिड़ गए थे। नंदीग्राम में दोनों पार्टियां ने, टीएमसी और बीजेपी, आपस से भिड़ गए। मैं आपसे यह भी जानना चाह रहा हूं कि क्या यह इंतखाब बिना तशद्दुद के पूरा नहीं हो सकता? खालिद इबादुल्लाह, देखिए, बार बार ये 2 जगह में, ये बार बार 2 जगह में क्यों हो रहा है आपको समझ में आना चाहिए। पॉलिटिकल ये जो इनका सोच है वो अपने से करवा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के 2 जगह में विशेष रूप से देखिएगा आप, अर्जुन सिंह के इलाका में और नंदीग्राम शुभेंदु के इलाका में ही हो रहा है, क्योंकि उनको मालूम है वो लोग वहां पे त्रस्त है। क्योंकि उनको ये मालूम है अगर कोई बम मारता है, कोई बम गिराएगा तो उसके घर पे गिराएगा, उसके छज्जा पे गिराएगा, लेकिन रास्ते में गिरा के बम को ये क्या दिखाना चाहिए? ये लोग ही अपने ही इनके पार्टी भारतीय जनता मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी खुद से अपने ऊपर ये करवा रही है, ये बता रहे हैं और ये कह रहे जमींदार,
एक कहावत है जमीन को मार के जमींदार को डराना। तो इनका वही सोच है। आज अगर आप देखेंगे तो कहीं पे कोई चीज शांतिपूर्वक, हमारा सोच है कि इलेक्शन शांतिपूर्वक हो। आपने इलेक्शन कमीशन को आप देख रहे किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के फेवर में, और जसवंत सिन्हा ने कहा दिया था कि आरबीआई, ईडी, सीबीआई और इलेक्शन कमीशन किस तरह से निष्पक्ष रूप से आज जो काम करने का होता था वो नहीं है। वो उनके ही नेता, बड़े नेता, दिग्गज नेता यशवंत सिन्हा ने कहा कि ये लोग अब निष्पक्ष नहीं रहे। तो फिर भी उसके बावजूद भी हम लोगों ने कहा जो दो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, मैं फिर एक बार चाहूंगा कि तस्वीरों को दिखाया जाए किस तरह से नंदीग्राम में और 24 परगना में ये जो हालात कशीदा हैं तशद्दुद के। मैं इस पर सीपीआईएम के लीडर इम्तियाज अहमद का भी रिएक्शन लेना चाहूंगा। इम्तियाज, आप सीपीआईएम को बिलोंग करते, मेरा सवाल ये है कि ये पहले कहा जाता था कि लेफ्ट वाले इसमें बड़े जो है वो इसमें ज्यादा यकीन रखते हैं तशद्दुद में, लेकिन अभी ये देखा जा रहा है कि बीजेपी और टीएमसी इनके कारकुन आपस में भिड़ जा रहे हैं। ये नंदीग्राम और 24 परगना जहां पर अर्जुन सिंह का अपना घर है, उनके आसपास के इलाकों में ये बमबारी होती है। तो सवाल इस बात को लेकर है कि क्या ये माना जाए कि बगैर तशद्दुद के बंगाल में इक्तदार तक पहुंचना मुमकिन नहीं है, और ऐसे में ये इतना तशद्दुद के बीच ही ये क्या मुमकिन है कि वो इक्तदार तक पहुंचा जाए? इम्तियाज, बहुत गौर से। तो अभी मेरा ये कहना है कि किसी भी हुकूमत के लिए, चाहे वो सूबाई हुकूमत हो चाहे मरकजी हो, किसी भी हुकूमत में ये बुनियादी बात होती है कि हुकूमत के लिए नेता वो ज्यादा अहमियत नहीं रखता है, नीति बड़ी होती है हमारे यहाँ। और खासतौर से हम लेफ्ट वाले, हम लोग नीति को जो है अहमियत देते हैं कि नीति जो है आम लोगों के लिए बनाई गई है, जहाँ रोटी रोजगार से लेकर के, किसानों के मसाइल से लेकर के, बेकारी, महंगाई से लेकर के, कि तमाम जो चीज जो है रोजमर्रा की जिंदगी के लिए, इंसान के लिए जरूरी होती है, वो ज्यादा सबसे अहमियत है। हम ये देख रहे हैं कि मगरबी बंगाल के अंदर में जो लेफ्ट का जो मामला है, हम ये देख रहे हैं कि हमारी लड़ाई जो है न बीजेपी से है न तृणमूल से, हमारी लड़ाई जो है बुनियादी तौर पर आरएसएस से। इसलिए कि हम लोगों ने देखा है कि जब सिंगूर के अंदर में मगरबी बंगाल की तरक्की की बुनियाद रखी जाने की कोशिश हो रही थी, तो उस वक्त ममता बनर्जी ने उस प्रोजेक्ट जी इम्तियाज, आपको आवाज मिल रही है? उस जमावड़े में वो शामिल थी। आज मगरबी बंगाल के अंदर में बेकारी, महंगाई, बेरोजगारी ये बिल्कुल चरम सीमा पर है, और तशद्दुद का तो बिल्कुल बाजार गर्म है। और जो है ये काम बंद हो चुका है। यहाँ पर लोगों की खेती होती है मगरबी बंगाल के अंदर में, और बम बनाने का कारखाना खुल गया, और बम बनाने का कारखाना खुल गया जी। तो जिस तरह से मगरबी बंगाल के अंदर में ममता बनर्जी की लीडरशिप में बंगाल को पीछे ढकेलने का काम किया गया है, ये बहुत ही अफसोसनाक है। और जो लोग ये कह रहे हैं कि मगरबी बंगाल के अंदर में बीजेपी आएगी आएगी आएगी, ये बात बिल्कुल गलत है। मगरबी बंगाल के अंदर में तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी को जगह दे दी है, और एमपी के इलेक्शन में जिसका खमियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ा है। तो ये सुबह में तृणमूल रहते हैं, रात को बीजेपी हो जाते हैं, रात को बीजेपी रहते हैं, सुबह में तृणमूल हो जाते हैं। तो ये जो गौटअप है तृणमूल कांग्रेस का और बीजेपी का आवाम के सामने, लेकिन ये इल्जाम तो आप पर भी लग रहा है कि सीपीआईएम ने भी लोकसभा इंतखाब में बीजेपी को वॉकओवर दे दिया। अरे भाई, वॉकओवर अगर दे दिया, किस तरह से वॉकओवर दे दिया? हम अपने उम्मीदवार को जिता नहीं पाए और उनको वॉकओवर दे दिया। हमारे वोट से वो जीत गए, और तृणमूल का वोट कहां गया? तृणमूल का वोट कहां गया? इसको तो समझना होगा। अगर हमारे वोट से अगर हम जीत, बात यहाँ पर तशद्दुद की ही हो रही है। हम खुद नहीं जीत सकते। दानिश कह रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस जो है वो तशद्दुद का रास्ता अपना रही है। देखिए, इम्तियाज भी यही बात कह रहे हैं। खालिद इबादुल्लाह सवाल इस बात को लेकर है कि जो पार्टी वह इक़्तिदार में, उस पर सवाल तो उठेंगे। तो सवाल इसको लेकर है कि क्या बगैर तशद्दुद के, यानी बगैर हाथों को खून में डाले, क्या फिर से इक़्तिदार तक पहुंचना मुश्किल लग रहा है? अब आप देखिए खालिद, अब आप देखिए कि जिस तरह से वहाँ वो नंदीग्राम में जो ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के तौर पर पेश जितना भी और ममता बनर्जी का ये जो ड्रामा है, इसको पूरे बंगाल के लोगों ने, पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने। इम्तियाज साहब, आप थोड़ी देर रुक जाएं, मुझे जरा खालिद इबादुल्लाह से बात करनी है जी, उनसे जरा मैं रिएक्शन ले लूं। खालिद,
देखिए, आपने गुजरात को देखा होगा, दिल्ली में भी जिस तरह से इन्होंने सोचा था, वो दंगा करवा के खून खराबा करके वो काम वहां कंप्लीट नहीं हो पाया दिल्ली में। और गुजरात में तो उन खुद कलाकार और 2 कलाकार वहां थे, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी। दिल्ली में सोचा, दिल्ली का कामयाब नहीं हुआ। अब बंगाल में आए लोग खून खराबा करने के लिए। बंगाल में यह कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को आने वाले दिनों में ऐसा जनता ऐसी इसको दिखाएगी रास्ता, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये लोग जीत के सोच रहे हैं। मैं समझता हूं कि 3rd पोजीशन में कहीं नहीं लग जाए, ये लोग 3rd पोजीशन से भी नीचे चले जाएंगे। दानिश, टीएमसी का कहना है कि बीजेपी 3री पोजीशन से भी नीचे चली जाएगी। लेकर आकर ममता बनर्जी 3री बार मुख्यमंत्री बनेगी। देखिए, टीएमसी और ममता दीदी के पास तर्क जो है खत्म हो चुके हैं, तो तशद्दुद पे ये आमादा है। इनकी राजनीतिक जमीन खत्म हो चुकी है, इनकी हार सुनिश्चित हो चुकी है, इनको साफ दिख रहा है। तो ये जो है हिंसा पे आमादा है। इन्होंने लोकतंत्र का गला घोटकर अलोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनाना शुरू कर दिया है। देखिए, ममता दीदी को चोट लगी थी, उसके बाद इन्होंने बताया कि जो है ये हमला हुआ था, जबकि चुनाव आयोग ने साफ कर दिया कि ये घटना थी और घटना के कारण इनको चोट लगी थी। भारतीय जनता पार्टी ने 130 से ज्यादा लगातार जो है अपने कार्यकर्ताओं पे जो है वो अपने आक्रमण कर रहे हैं। तो देखिए ये जो चुनाव है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का जो विकास है 6 सालों का, बंगाल के लिए जो विकास किया गया था, हम उसको रिपोर्ट रख रहे हैं। और दूसरी तरफ बंगाल के जो गुंडे हैं, टीएमसी के जो गुंडे हैं, ममता की दीदी के जो गुंडे हैं, वो जिस प्रकार से हमारे कार्यकर्ताओं पर प्रहार कर रहे हैं, वो जनता साफ देख रही है। और 2 मई को तय हो जाएगा कि वहां गुंडे की सरकार को चुननी है, विकासवादी सरकार को चुननी है। यही तरक्की है, यही विकास है। कौन सा विकास है? कौन सा विकास है? 100 रुपया पेट्रोल की कीमत हो गई, पहचान चुके हैं, डीजल आसमान पे छू रहा। देखिए, 2 मई को तय हो जाएगा कि विकासवादी सरकार बनने जा रही है या गुंडों की सरकार बनने जा रही है। जनता ने यह मन बना लिया है कि परिवर्तन होने जा रहा है पश्चिम बंगाल के अंदर। ये गुंडे की सरकार को उखाड़ के फेंकने जा रही है पश्चिम बंगाल की जनता, और विकास की सरकार का एक मॉडल विकास कर सके, जो डेवलपमेंट कर सके, उसके लिए सरकार बनने जा रही है। जनता वहां पे जो है वहां की सरकार को चुनने जा रही है। कितना झूठ बोलेंगे, कितना झूठ बोलेंगे आप? आपके लीडर जो झूठ बोलते हैं, जुमलाबाजी करते हैं, आपका नाम दानिश था। आपको तो शर्म नहीं आती है? आपको तो शर्म नहीं आती है? जिताने का फैसला कर लिया है और आने वाले दिनों में नहीं लगा आप झूठ की कहानी बताते हैं। आपको माफी मांगना चाहिए। से बात करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर दानिशमंदी मुझे नजर नहीं आ रही। आप झूठ पे झूठ कहते जा रहे। दानिश नाम लेकर विकास आखिर कहते किसे हैं? विकास की तारीफ क्या है? विकास को कैसे देखा समझा जाता है? क्या जेब से किसी चीज को खरीदने में पहले के मुकाबले जब ज्यादा पैसे खर्च करना पड़े, क्या इसे विकास कहते हैं? कई तरह से इसे देखा समझा जाता है। शबाना, मैं आपके पास आ रहा हूं। शबाना, तीनों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन अगर ये पॉलिटिकल क्लैश, जमीन पर जो ये झड़पें देखी जा रही हैं, ऐसा क्यों है? क्या रिपोर्टिंग इसकी ज्यादा हो रही है कि बीजेपी और टीएमसी आपस में भिड़ गए, ये जाहिर करने के लिए कि सीपीआई या सीपीएम और लेफ्ट कांग्रेस का इत्तेहाद जो वो कहीं रेस में है ही नहीं? जमीनी हकीकत क्या है शबाना? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि असल मंशा भी यही है, और सियासी पार्टियों के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि वो अपने अपने वजूद को ज़्यादा देर तक जो है वो ज़्यादा दिनों तक या अपने बरकरार रखे। तो बीजेपी क्योंकि बंगाल की सियासत में पहली बार इक़्तिदार की सियासत के लिए, इक़्तिदार पर कब्जे के लिए पहली बार इतने पुरजोर तरीके से जो है वो इलेक्शन में किस्मत आजमा रही है, तो ऐसे में बीजेपी के लिए भी ज़रूरी है। और दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस, जिसकी सरबराह खुद ममता बनर्जी है, वज़ीर आला ममता बनर्जी, वो तीसरी मियाद की जंग लड़ रही हैं। तो ये दोनों ही पार्टियों को अपने अपने वजूद को बरकरार रखने के लिए जरूरी है कि वो सियासत के मैदान पे अपनी तस्वीर जो है वो ज्यादा अपने आप को ज्यादा छाए रखे। और यही वजह है कि अब अगर आप बंगाल की सियासत की बात करेंगे तो यहाँ लेफ्ट कांग्रेस और आईएसएफ का वजूद कहीं ना कहीं पीछे पड़ गया है। लेकिन अगर आप जमीनी तौर पर देखें तो ये जो दोनों पार्टियां आपस में, इन दोनों पार्टियों के कारकुनान जिस तरह से इनकी झड़पें हो
रही है, जी। तो कहीं ना कहीं लोगों को ये सोचने पर मजबूर करेगा कि इस तरह के तशद्दुद के बजाय वो पुरअमन तरीके से ऐसे लीडरान की तरफ के हिमायत में सामने आए जो तस्वीरों में नजर नहीं आ रहे हैं। तो इसका खमियाजा भी इन दोनों पार्टियों को भुगतना पड़ सकता है। लेकिन फिलहाल जो बंगाल की सियासत में बंगाल असेंबली इलेक्शन के लिए जो पुरजोर लड़ाई शुरू हुई है, और इस लड़ाई में जो एक हम कह सकते हैं कि जो खूनी खेल शुरू हुआ है, उस खेल के रोकथाम के लिए जरूरी है कि इलेक्शन कमीशन और पुलिस डिपार्टमेंट जो है वो इस ताल्लुक से कोई सख्त इकदाम करे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने अपने पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो साफ तौर पर बात कही थी कि उनका लक्ष्य जो है वो बंगाल में पुरअमन चुनाव कराना है। तो पुरअमन माहौल रहे और पुरअमन माहौल में हर पार्टी के लिए सियासी जमीन मजबूत हो, इसकी कोशिश जरूर होनी चाहिए। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का भी, शबाना आपका भी बहुत शुक्रिया। अभी तो काफी दिन बाकी है, 27 मार्च को पहले मरहले के तहत वोटिंग होगी। अभी बड़े बड़े लीडरों के और कई दौरे होंगे, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि क्या इसमें जो जमीनी हकायक और मुद्दे, बात अगर तरक्की की हो तो क्या अमन और शांति के बगैर तरक्की को जाना पहचाना देखा समझा जा सकता है? मुमकिन नहीं है। ये बहुत बड़ा इम्तिहान है, खास तौर से बंगाल की आवाम के लिए और उन तमाम रियासतों के आवाम के लिए जहां जहां इंतखाबात होने हैं, कि आप बहुत संजीदगी के साथ सबको सुने और अपनी करें। शुक्रिया।